Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, A-Late, CLAT PG, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ूं उससे पहले देखो क्लैट वालों के लिए स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ यूजी पीजी आप लोगों के एग्जाम बहुत पास में, इवन एनएलसेट वालों का एग्जाम बहुत पास में। अपना जितना भी आपके अंदर पोटेंशियल है उसको लगा के मेहनत करना शुरू कर दो। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार ये समय निकल जाएगा वापस नहीं आएगा, फिर आप लोगों के पास रिग्रेट के अलावा कोई चीज़ नहीं बचेगा। ठीक है, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़ाई लिखाई अपनी जो है उसको बिल्कुल 100% अपने इफ़िशिएंसी लेवल को प्राप्त करो। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है, हमारे देश की ही है कि गुजरात की एक रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज था जो कि सस्पेंड था, लेकिन उसको फिर रिपेयर मरम्मत कराया गया था। एक कोई प्राइवेट ट्रस्ट था उसके थ्रू कराया गया था। तो उन्होंने जो है फिर इसको लोगों के लिए ओपन कर दिया और उसके बाद देखने में ये आया कि भैया वहाँ पे वो जो पुल है ना वो टूट गया। आप ये इमेजेस दिखेंगे ना, बहुत ही मतलब इट्स नॉट अ गुड विजुअल टू वॉच कि भाई इस तरीके से पुल जो है वो टूट गया है और इतने सारे लोग जो हैं इसमें गिर गए हैं। पहले ये आंकड़ा जो है ना वो 40-50 लोगों का बताया कि जा रहा था। द हिंदू चूंकि कल रात में प्रिंट हुआ होगा या फिर न्यूज़ कल डाली होगी तो 90 आ रहा था। आज सुबह सुबह मैंने काफ़ी न्यूज़ चैनलों में ये आंकड़ा 130 पे देखा है कि 130 लोगों की मृत्यु हो गई है। बट ये देन दिस इज जस्ट एन आंकड़ा, एक्चुअल फिगर्स क्या हैं वो विथ टाइम पता पड़ेगा। बहुत बार एक्चुअल फिगर्स आ भी नहीं पाते हैं सामने। तो इसमें देखिए काफ़ी सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी की गलती है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि सिर्फ उस प्राइवेट ट्रस्ट की गलती है। बहुत बार गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों पे सोचना चाहिए कि परमिशन कैसे दे रहे हैं, कैसे इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो अलाउ कर दी गई हैं। और ये सिर्फ इस पुल की बात नहीं है, इंडिया में आप कितनी बार इस तरीके के पुल के ऊपर खुद गए होंगे। हम लक्ष्मण झूला एक नाम सुनते हैं बहुत जगहों पे, भाई कितने कितने पुराने होते हैं। और आप लोग भी सतर्क रहिए, फ्यूचर में कभी भी ऐसी जगहों पे जाने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि हादसा होने के बाद ना कुछ नहीं होता है, फिर सीधे भगवान के पास इंसान चला जाता है, जो कि एक बहुत ही कोई भी नहीं चाहता अपने लाइफ में। और बाकी जो यहाँ हुआ है ये एक अपने आप में एक बहुत ही दुखद घटना है। एंड लेट्स होप कि जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों को सज़ा मिले। सुबह जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि जो कंपनी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ओरेवा या समथिंग ट्रस्ट है जिसके थ्रू इसको रिपेयर किया गया था, तो कल्पेबल होमिसाइड का केस जो है उनके अगेंस्ट में एफआईआर जो है फाइल हो गई है। बाकी देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। आगे बढ़ें उससे पहले क्लैट यूजी 2023 के लिए मॉक टेस्ट, क्लैट पीजी 2023 के लिए मॉक टेस्ट, क्लैट पीजी 2023 के लिए क्रैश कोर्स, क्लैट यूजी 2023 के लिए क्रैश कोर्स, क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच भी चल रहा है। एनएलसेट 2023 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। एनएलसेट 2024 के लिए भी हमारा बैच शुरू हो चुका है। क्लैट पॉइंट से आप अपने घर पे मैजिक बॉक्स मंगवा सकते हैं जिसमें क्लैट एनएलसेट की बुक्स आपके घर पहुंचेंगी और मॉक टेस्ट आपको 50+ जो भी एग्ज़ाम आप दोगे उसका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें में कोई भी कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन से आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा। एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस टू आवर कोर्सेज, यू विल ऑल्सो गेट टू सी डेमो क्लासेस देयर। तो ये था सेशन का स्टार्टिंग। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। पहला एक आर्टिकल मैंने उठाया है लाइव मिंट से, अभी काफ़ी न्यूज़ में है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, तो अपने को पता होना चाहिए। द फाउंडेशनल एजुकेशन, क्या है ये मामला, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो अभी हुआ क्या है, अक्टूबर 20 2022 को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज NCF-FS जो है वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। उसके बाद से ये काफ़ी न्यूज़ में है कि यार ये क्या है, क्या इसके अंदर चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में भी बन सकता है। देखो आपको पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में आई थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करने की बात करी गई थी। ये जो NCF-FS है ना, ये उसी में एक बहुत बड़ा चेंज के हिसाब से, या फिर आप कह सकते हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। देखो फाउंडेशनल स्टेज या फाउंडेशनल एजुकेशन से आप क्या समझते हो, बिल्कुल टर्म से ही समझ में आ रहा है कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है ना उसके बारे में बात हो रही है। देखो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो बात करती थी 5+3+3+4 करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये क्या है ये 5+3+3+4, चलो इसको भी मैं आपको डिकोड करता हूँ। एज पे नहीं जाते हैं अपन, उस पर जाते हैं। देखो जो स्टार्टिंग का 5 ईयर्स है ना, उसमें आपका एक तो एज 3 से 6, मतलब मोस्टली जो आप प्री स्कूल्स में पढ़ते हैं, आंगनवाड़ी और इस तरीके के जो होते हैं। फिर उसके बाद 2 कौन से हो गए, 6 से 8 के एज के बीच में
अराउंड फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। फिर आता है आपका, देखो ये 5 हुआ, फर्स्ट 5 कौन सा हुआ, 3 to 8 आपने एज समझ लिया, प्री स्कूल जो होते हैं, एंड क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। 5 + 3, 3 क्या है, क्लास थर्ड से लेके क्लास फिफ्थ तक, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिर 5 + 3 + 3, फिर +3 क्या है, 6th 7th 8th। फिर +4 क्या है, 9 10th 11 12। तो यही है आपका 5 + 3 + 3 + 4 का सिस्टम जो पहले बनाया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब अभी क्या हुआ है, अभी देखो जो ये स्टार्टिंग का 5 था ना, जो प्री स्कूल और फर्स्ट एंड सेकेंड था, उसके लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसका ही ये नाम रखा गया है NCF-SF जो हम बोल रहे हैं ये बार बार, NCF-FS। तो इसी में काफ़ी सारी गाइडलाइंस जो हैं, करिकुलम जो है इनके लिए क्रिएट किया गया है कि ये चीज़ों पे ध्यान देना है। देखो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो हम चीज़ बचपन में सीखते हैं ना, या फिर जो हमारा जो ये स्टार्टिंग का जो ये 5 ईयर वाला कॉन्सेप्ट है, जो 5 + 3 में जो 5 है, ये 5 ईयर्स ना आप फ्यूचर में क्या करोगे ना, इस पर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप इसको इस तरीके से समझ लो कि आप उधर जो चीज़ सीखोगे ना, या फिर आप उस समय जिस तरीके के माहौल में रहोगे, फ्यूचर में आप वही वाली चीज़ें जो हैं फिर आगे अडेप्ट करने लग जाते हो। तो ये जो स्टार्टिंग का जो 5 ईयर्स होता है ना, इसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसी के ऊपर पूरी इंपॉर्टेंस बताते हुए ये पूरा का पूरा जो है ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। क्या है इस फ्रेमवर्क के अंदर, तो सबसे पहला फ्रेमवर्क जो है इसमें देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। तो सबसे पहला ये रखा गया है कि चाइल्ड के लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी दोनों पे काम करना है। न्यूमेरेसी मतलब जो गणित के शब्द नंबर्स होते हैं उन पे कमांड, उनको समझना, प्लस लिटरेसी मतलब उसको नॉलेज भी दी जाए चित्रों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और बहुत सारे तरीके से उसके अंदर कल्चर एस्पेक्ट डेवलप किए जाएं, और लैंग्वेज जो भी है उसके प्रति उसको जागरूक किया जाए, उसको उस लैंग्वेज में समझाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहली जो फर्स्ट है इस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के अंदर। सेकंड देखो बोला गया है कि पेडागोजिकल अप्रोच। देखो रिसेंटली मैं अभी हैदराबाद गया था, मेरी नीस वहाँ पे रहती है, भांजी वहाँ पे रहती है, और अभी आई थिंक वो 1.5 ऐसे ईयर्स की है। तो मैंने कोको मेलन बहुत नाम सुना हुआ था कि बच्चे देखते हैं, तो मैंने उसको देखा कि वो देखती है टीवी पे काफ़ी ज़्यादा। और बच्चे ना, कोको मेलन एक कार्टून है, लेकिन उस कार्टून से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इवन उस कार्टून के माध्यम से गुड टच, बैड टच, ये क्या होता है, ये सब चीज़ें भी समझाई जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो बच्ची जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ उस कार्टून से सीख रही थी। क्यों? तो ये हर किसी को अवेलेबल है, पहली चीज़ तो ये कि नहीं, हर इंडिया में हर बच्चा तो ये सब नहीं देख पा रहा है ना। तो पेडागोजिकल अप्रोच जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेडागोजिकल का मतलब ही यही होता है कि खेल कूद के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, क्राफ्ट के माध्यम से, फील्ड ट्रिप्स के माध्यम से, म्यूजिक मूवमेंट के माध्यम से। तो यही सब तो होती है पेडागोजी जो ये कार्टून वाले यूज़ करते हैं, जिससे बच्चों को पसंद आता है। तो पेडागोजिकल अप्रोच को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया गया है इस NCF-FS के अंदर, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पर पॉइंट रखा गया है वो ये रखा गया है कि टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो कंटेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड पे हो। मतलब देखो हर चाइल्ड अलग तरीके से होता है, कोई स्पेशल चाइल्ड है तो आप उसको उस तरीके से समझाएं, कोई अलग तरीके का, मतलब कोई किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज़ में आ रहा है तो आप उसको उस तरीके से समझाएं। तो ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट में एम्फेसिस किया गया है कि जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनको अलग तरीके से समझाया जाए, जो अलग तरीके से लोग समझना चाह रहे हैं उनको अलग तरीके से समझाया जाए। तो जिसका जिस तरीके से चीज़ें समझ में आए उस पर काम करना चाहिए टीचर्स को। फोर्थ यहाँ पे पॉइंट रखा गया है कि असेसमेंट क्या होगा। देखो इनकी कोई टेस्ट तो हो नहीं रही, जैसे क्लास 12 का बोर्ड्स हो रहा है कि भाई यहाँ पे नंबर मिलेगा। तो ये है कि जैसे जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो ये वर्क कर रहे हैं, क्राफ्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स, वर्कशीट या जो भी आप दे रहे हो, उसके बेसिस पे इनको ऑब्जर्व करके मार्क किया जाए। ऐसा नहीं कि आप कोई टेस्ट हो या इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। फिफ्थ बात जो है वो ये है कि इकोसिस्टम अच्छा क्रिएट किया जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि माई नीस जो है वो कोकोमेलन देख रही है, पर ये सब लोग नहीं देख पा रहे ना इंडिया में। तो इस तरीके का स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हों, कार्टून देखने की व्यवस्था हो, क्राफ्ट्स हों, झूले हों, खेलने कूदने के सामान हो, बच्चों के इतने सारे टॉयज़ आते हैं वो हो, जिससे कि बच्चा जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ा हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इसके अंदर कहे गए थे, ठीक है। ध्यान रखना, अभी नया चल रहा है न्यूज़ में, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है तो देख लेना इसे, ठीक है।
फिर अगला आर्टिकल है यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। तो ये क्या हुआ है, देखो इंडिया ने होस्ट करी है एक स्पेशल मीटिंग फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमिटी, जिसको CTC शॉर्ट में बोलते हैं, जिसमें डिस्कस क्या होता है, टेरर फाइनेंसिंग। जो मतलब इस बार जो डिस्कशन का पॉइंट रहा है वो ये रहा है, टेरर फाइनेंसिंग थ्रू क्रिप्टो करेंसी एंड यूज ऑफ ड्रोन्स। ठीक है, अब इस बार की जो थीम थी वो थी काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस। दिस विल बी द फर्स्ट सच मीटिंग जो भारत में हुई है CTC की, जब से 2001 में ये बना है। इसके मेंबर्स कौन से होते हैं, तो वही जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन वाले, एंड जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था, रुचिरा खम्बोज, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1373 के थ्रू इसको बनाया गया था 28 सितंबर 2001 को, जब 9/11 टेरर इस तरीके की चीज़ देखने को मिली थी US में। इस कमेटी के अंदर 15 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। 5 परमानेंट मेंबर ऑफ चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर जो 2-2 साल के लिए रोटेट होते हैं। इस बार जो मीट हुई इसके हाईलाइट क्या थे, तो 5 पॉइंट जो है वो कंसिडरेशन के लिए CTC में रखे गए थे। इंडिया ने ये 5 पॉइंट्स उठाए थे। पहला ये है कि काउंटर टेरर फाइनेंसिंग को जो है वो जिस तरीके से रोका जा सकता है, इफेक्टिव एंड सस्टेन्ड इफर्ट टू काउंटर टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि जो लोग पैसा दे रहे हैं टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो उसको कैसा रोका जा सकता है। फिर FATF जैसी संस्थानों को और कैसे फेयर बनाया जा सकता है, कैसे इनका रोल बढ़ाया जा सकता है। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल रीजंस के वजह से सिक्योरिटी काउंसिल में काफ़ी बार टेररिस्टों को मतलब उनके ऊपर एक्शन लेने को रोक देते हैं, जैसे अभी चाइना का देख रहे हो, तो उसको भी एक मुद्दा बनाया गया। इसी तरीके से फिर एक था कि स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल एफर्ट्स टू ब्रेक अगेंस्ट टेररिज्म नेक्सस, कि सब लोग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड यही है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कंसर्टेड एक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट एंड देयर स्पॉन्सर्स इंक्लूडिंग द डिसमेंटलमेंट ऑफ टेररिस्ट सेफ हेवंस। ठीक है, ये बेसिक 5 पॉइंट्स थे जो इसमें रखे गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन डिल्यूजन ऑफ राजभवन। गवर्नर के ऊपर हम 10 बार 50 बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं आज रिपीट नहीं करूंगा। मामला वही है तमिलनाडु में केरल के गवर्नर जी का, जिन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे पास ये पावर है, मैं मिनिस्टर को हटा सकता हूँ, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने गवर्नर के प्लेजर पे चलता है। तो ये मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखी हुई है। इसके बाद देखिए एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें काम की चीज़ थोड़ा सा ले लेते हैं, बाकी आपकी काम की चीज़ है नहीं। द चेक ओवर ऑफ द US मच एंटिसिपेटेड NSS। NSS क्या है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। US की हर सरकार को बनानी पड़ती है, जो कि गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1986 के थ्रू गवर्न होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हर सरकार को अपनी NSS लेके आनी है। जो बाइडेन सरकार की थी उनकी भी NSS सामने आ गई है, तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वही वाली बात हो रही है। इंडिया के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी कि इंडिया हमारा अच्छा पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, काफ़ी सारा हम डिफेंस का सामान उनको बेचते हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं इंडिया के बारे में लिखी हुई हैं, चाहो तो पढ़ लेना, ऐसे एग्जाम में कुछ ऐसे पूछ लेंगे इसमें, ये बहुत ही अनकॉमन सी बात है। साउथ कोरिया इन शॉक एज 153 डेड इन हेलोइन क्राउड सर्च, प्रेसिडेंट प्रॉमिस प्रोब। तो ये एक बहुत फिर से सैड न्यूज़ आई है कि हेलोविन मनाते हुए जो है 150 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। साउथ कोरिया के अंदर ये हुआ है। साउथ कोरिया के अंदर नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट है सियोल में, वहाँ ये चीज़ देखने को मिली है। इसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ना एक ड्रोन के बारे में बताऊंगा जो भी काफ़ी न्यूज़ में है। इस ड्रोन का नाम है शाहिद 136। ये ड्रोन क्या है, देखो अभी रशिया ने 1000 ड्रोन्स लिए हैं ईरान से, जिसका नाम है शाहिद 136 ड्रोन। पर क्या रशिया में भी इसका नाम शाहिद है? नहीं, रशिया ने इसका नाम रखा है कामिकाजी। अब ये कामिकाजी क्यों नाम इसका रखा गया है, देखो कामिकाजी बेसिकली ना जापान से रिलेट होता है ये वर्ड। जब जापान के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, आई थिंक तभी की ये बात है, तो जब ये वॉर चल रहा था तो उसमें जापान के जो सोल्जर्स होते थे वो पहले तो जाके टारगेट पे हिट करते थे, कामिकाजी सोल्जर्स उनको बोला जाता था। वो टारगेट को अपने अपनी जो भी एयरक्राफ्ट होते थे उससे हिट करते थे, फिर वो अपने एयरक्राफ्ट को लेके उस टारगेट पे खुद भी भिड़ जाते थे, मतलब सुसाइड मिशन पे रहते थे वो लोग, तो उनको कामिकाजी सोल्जर्स बोला जाता था। उनको इसी तरीके से ट्रेन किया जाता था, उसी के नाम पे ना कामिकाजी ड्रोन रशिया ने इसका नाम रखा है। कुछ इस तरीके से देखो इसका स्ट्रक्चर होता है। ये ड्रोन की विशेषता क्या है,
इस ड्रोन की विशेषता ये है कि देखो, आप इसको एज ए सर्विलेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। आप किसी टारगेट को हिट कराना है तो इस ड्रोन को भेज के वहाँ पे हिट भी करा सकते हो। प्लस ये ड्रोन एक और काम कर सकता है, ये जो ड्रोन का आगे वाला पोर्शन होता है ना, इसमें भी आपका जो है वो क्या बोलते हैं उसे, बारूद जो है वो रहता है। और ये भी जो है टारगेट को बाद में ज़रूरत पड़ने पे हिट कर सकता है पूरा ड्रोन लेके, कि पूरा ड्रोन भी तहस नहस हो जाए और टारगेट को एक्स्ट्रा एक शॉक लग जाए। मतलब जो काम था आपने वो करा लिया, उसके बाद ये ड्रोन भी जाके भिड़ सकता है। इसीलिए इसका नाम कामिकाजी ड्रोन रशिया के द्वारा रखा गया है। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रशिया ने करीबन ऐसे 1000 ड्रोन्स जो हैं वो ईरान से लिए थे। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 185 किलोमीटर पर आवर। वेट जो है वो 200 kg। ये जो वॉरहेड है इसमें 36 kg तक एक्सप्लोजिव्स जो है ये रख सकता है। अब देखो थोड़ा सा कैसे इसको लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्च रैक होता है, इससे मल्टीपल इस तरीके के ड्रोन जो हैं वो लॉन्च किए जा सकते हैं। अभी आपको कुछ समय पहले याद होगा कि सऊदी अरेबिया की एक ऑयल फैसिलिटी पे हाउथीज रेबल ने जो है, यमन के द्वारा बैक जो हाउथीज रेबल्स थे उनके द्वारा अटैक किया गया था। तो यही कहा गया था कि ड्रोन्स का यूज़ हुआ है। तो आपको पता ही, इन हाउथीज रेबल को ईरान जो है ना वो बैक करता है, तो वहाँ भी इसी ड्रोन का यूज़ हुआ था ऐसा माना जाता है, शाहिद 136। ठीक है। अब कामिकाजी ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स में अंतर क्या होता है? सबसे पहली चीज़ देखो, एक क्रूज मिसाइल जो है वो कितनी महंगी आती है, 1 मिलियन से 2 मिलियन डॉलर के आसपास, ये 20,000 डॉलर के आसपास आता है। इसमें क्या क्या फ़ायदा है? सर्विलांस कर सकता है, पिक्चर ले सकता है, बेस पे वापस भी रिटर्न बुलाना चाहो कि चलो ड्रोन का काम हो गया वापस आ जाओ, वापस भी आ सकता है, चाहो तो क्रैश भी कर जाएगा। क्रूज मिसाइल इन सब पर्पज़ में नहीं आ सकती है। वो अलग बात है कि यहाँ पे ज़्यादा लेवल पे एक्सप्लोजिव स्टोर हो सकते हैं, ज़्यादा बड़ा टारगेट हिट कर सकता है, लेकिन छोटे मोटे काम जो है ना वो कामिकाजी ड्रोन कर सकता है। इसका वॉरहेड जो है 400 से 500 kg एक्सप्लोजिव्स रखता है, यहाँ पे 35 से 50 kg रख सकता है। तो अब देखो रशिया ने क्यों लिया है ये? रशिया ने देखो इसलिए लिया है ना क्योंकि यूक्रेन के पास अभी काफ़ी सारा एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास कहाँ से आ रहा है? खुद थोड़ा बना रहे हैं। सारी कंट्रीज जो नेटो वाली मैंने आपको दिखाया हुआ है उन्होंने सप्लाई किया हुआ है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि जैसे कोई रशिया का टारगेट आ रहा है तो उसको इसने टारगेट को लॉक किया और फिर उस टारगेट को ख़त्म कर दिया। मतलब रशिया की कोई मिसाइल आ रही है, ठीक है, इसने उसको लॉक किया और मिसाइल उड़ा दी। तो ये काम आता है एयर डिफेंस सिस्टम का। तो यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रशिया ने जो है इनको नष्ट करने के लिए ये ड्रोन्स लिए हैं। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पे यूक्रेन ने ये लगा रखा होगा, रशिया जो है उनको ड्रोन्स की सहायता से उड़ा देगा। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। हमने यहाँ पे देखी जाना रिगार्डिंग कामिकाजी ड्रोन, जिसका असली नाम शाहिद 136 है, जो कि ईरान के द्वारा बनाया गया था। रशिया ने अभी कामिकाजी ड्रोन्स लिए हैं ईरान से। इवन इंडियाज डिफेंस हैज़ दिस ड्रोन, हमने भी ईरान से ये परचेस किए हुए हैं। इससे एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि आपको ईरान टेक्नोलॉजिकली भी कितना प्रोग्रेसिव है, और ड्रोन के मामले में ईरान जो है ना बहुत आगे है। तो वहाँ पे आप इस तरीके की चीज़ देख सकते हो। फिर हमने यहाँ पे न्यूज़ देखी रिगार्डिंग एक साउथ कोरिया में इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे एनएसएस के बारे में जाना, ये गवर्नर वाली चीज़ थी। ये आर्टिकल हमने डिटेल में डिस्कस किया है, यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। और एक आर्टिकल हमने जो स्टार्टिंग का बड़ा अच्छा आर्टिकल था जो अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जिसको हम NCFFS बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।